नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की। सत्ता और संगठन मिलकर मंत्रियों के 2.5 साल के कामकाज की समीक्षा कर चुका है। सभी से उनके काम का ब्यौरा लिया गया है और इस ब्यौरे ने मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को भी प्रारंभ कर दिया। साथ ही उन मंत्रियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं माना जा रहा है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोहन सरकार को 13 जून को 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में सभी मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। उनसे कामकाज का लेखा जोखा लिया गया। इस समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत संगठन के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। सत्ता संगठन ने मंत्रियों को नसीहत भी दी है। प्रभार वाले जिलों में सक्रियता की डिटेल रिपोर्ट। मंत्रियों के 2.5 साल के कामों की बनी पूरी रिपोर्ट। सत्ता संगठन की स्थिति का लिया फीडबैक। सत्ता संगठन में समन्वय पर हुई विशेष चर्चा। हारी हुई सीटों आगामी चुनाव का ब्यौरा लिया गया। वायदों, योजनाओं, विभागीय कामकाज की समीक्षा। विभागों की उपलब्धियां, कामकाज की जानकारी ली। जनता से जुड़ी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली गई। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल बैठकों को लेकर निर्देश जारी किए गए। बैठक में मंत्रियों के कार्यों और उनके प्रदर्शन की सरकार स्तर पर समीक्षा की गई। 2.5 साल का पूरा ब्यौरा लिया गया। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार है और आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। साथ ही कई विधायकों को मंत्री बनने का मौका भी मिलेगा। सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उस पे मंत्रियों ने क्या काम किया है या उनके विभाग की क्या उपलब्धियां रही है, इन पे विस्तृत तौर पे मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। लगभग 20 के लगभग मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की। हमारे सरकार और संगठन का समन्वय, उनके प्रभार के जिले में उनके कितने प्रवास हुए, उस समय में हमारे संगठन के जो कार्यक्रम थे, संगठन की जो रचना थी, उनकी बैठकें प्रॉपर हुई कि नहीं, संगठन से उनका तालमेल कैसा है, ये विषय को लेके हमारे संगठन के प्रमुख लोगों ने उनसे बातचीत की। जहाँ तक उनके विभागों की बात है और विभागों की समीक्षा की बात है, उन विषय पे मुख्यमंत्री जी ने उनसे बातचीत की। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो चुकी है। इस समीक्षा के साथ सियासी पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी समय समय पर अपने कैबिनेट के माध्यम से या विभागों की समीक्षा करते हुए आप सम्मानित मीडिया के समक्ष कई बार नजर भी आए और स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश भी देते हैं और जनहित कल्याणकारी योजनाओं को लेकर धरातल पर क्या स्थिति है, यथास्थिति है और उन सब पर मॉनिटरिंग भी करते हैं सतत रूप से। तो निश्चित रूप से ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमेशा डॉक्टर मोहन यादव के दिशा निर्देश के अनुरूप चलती है और इस प्रकार की समीक्षा के माध्यम से जो भी कमियां निकल कर बाहर आती है उस पर सरकार संज्ञान में लेते हुए और उस खामियों को दूर करते हुए निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। हजारों करोड़ की बजट वाले विभाग की समीक्षा 15 मिनट में हो सकती है क्या? मैं आपसे सवाल पूछता, मुझे बताइए। 15-15 मिनट में समीक्षा कैसे हो सकती है? पूरा दिन लग जाता था जब हम सरकार में थे और बैठक की समीक्षा होती थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रस्म अदायगी हो रही, कहीं ना कहीं समीक्षा के नाम पर टालने का प्रयास हो रहा है। 15 मिनट में किसी विभाग की समीक्षा नहीं हो सकती जिसका हजारों करोड़ का बजट। मुख्यमंत्री जी, अगर समीक्षा करना है तो समय देना पड़ेगा और मंत्री के खिलाफ निर्णय लेना पड़ेगा, तब माना जाएगा समीक्षा हुई है। सत्ता संगठन की कसौटी पर कितने मंत्री खरे उतरे, कितने पास हुए तो कितने फेल हुए, मोहन सरकार के साथ आगे का सफर कितने मंत्री तय करेंगे, सभी मंत्रियों के कामकाज के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार है। अब बारी है मंत्रिमंडल विस्तार की। मंत्रियों के दिल की धड़कन इसी बीच बढ़ गई है क्योंकि आने वाले समय में रिपोर्ट कार्ड और परफॉर्मेंस के आधार पर माननीयों का आगे का सफर तय होगा। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल।
भाजपा की राजनीति की यही खासियत है, सत्ता हो या संगठन हो, समीक्षा बराबर होती है। समीक्षा के नतीजे भी आते हैं, लेकिन सार्वजनिक तभी होते हैं जब बदलाव हो। तो क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार या बदलाव की आहट है? कौन मंत्री पास है और कौन मंत्री फेल है, ये मंत्रिमंडल विस्तार से ही समझ में आएगा। लेकिन इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कवायद का अंतिम परिणाम क्या होगा। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी और कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण खरे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, आप ही से सीधा सवाल है। सत्ता और संगठन मिलकर मंत्रियों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसी मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे हैं जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मंत्री रहे हैं। तो क्या वो भी समीक्षा के दायरे में हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी को प्रणाम करती हूँ, समस्त पैनल को नमस्कार करती हूँ, अपनी बात रखती हूँ। जब मंथन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, तो उसमें नया पुराना नहीं देखा जाता, क्योंकि योजनाएं नित नहीं आ रही है। धरातल पे उनको जमीनी स्तर तक उनको पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। सरकार में रहते हुए उनको जो लाभार्थी हैं, जो हितग्राही हैं, उन तक वो पारदर्शिता से पहुंचे, इसकी समीक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। संवाद, चूंकि जनप्रतिनिधि है, तो जन संवाद समय से हो और उसके अनुसार आगे की योजनाओं क्रियान्वयन मजबूती से किया जा सके, ये सरकार के लिए नितांत आवश्यक है। तो उसी पद्धति को अपनाते हुए संगठन के अंदर समीक्षा करते हुए आगे हमारी सरकार बढ़ रही है। तो उसके जो, अगर हम बात कर सकते हैं, उसके जो परिणाम है वो हमें समय मिलते रहते हैं। उसी के अनुसार अगर हम बात करें, जब पांचों अलग अलग, इसके पहले हम बात करते, जैसे ही सरकार आई थी तो उसी हिसाब से गो संवर्धन वर्ष के तौर पे कार्य किया गया। तो आज पशु अगर दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया। उसके बाद में उद्योग वर्ष के तौर पर मनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रीजनल भी और ग्लोबली भी मध्य प्रदेश में आज इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम बात करें, काफी MOUs आए और उसका धरातली आप परिवर्तन आप उसको भी समझ सकते हैं, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आप समझ सकते हैं। आज इस बार जो एक कृषि आधारित उद्योग वर्ष, तो उसकी ओर भी सरकार कार्य करती है। ये जमीनी स्तर से निकले हुए फीडबैक है, उनके आधार पर ही सरकार आगे कार्य और पारदर्शिता से कार्य कर सकती है। उसकी ही कड़ी और हमेशा से होता आया है, उसी का ही पालन अभी किया जा रहा है और आगे भी इसी प्रकार की चर्चाएं, समीक्षाएं होती रहेंगी। बिल्कुल। मैं प्रवीण जी आपसे भी समझना चाहूँगा, यदि बीजेपी अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रही है और समीक्षा के में आए परिणामों के आधार पर यदि बदलाव भी होता है, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें आपत्ति करने की, और जैसा कि जितेंद्र मिश्रा आपके प्रवक्ता कह रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है? जैसे हमारे साथी प्रवक्ता प्रियंका जी ने अपने सरकार का पक्ष रखा, अमूमन बात है वो सरकार के पक्ष से पक्ष तो रखेंगे ही, लेकिन जब जब भी समीक्षा का विषय आता है तो समीक्षा के परिणाम जनता जानना चाहती है। जैसे आप ये जानना चाह रहे हैं कि किस मंत्री ने अपने जिले में कितने रात रुके, कितने लोगों से संवाद किया, कितने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केवल ये समीक्षा नहीं है, समीक्षा का विषय है उस जिले के भीतर जिस प्रभार वाले जिले में मंत्री का समीक्षा किया जा रहा है, उस जिले के भीतर कार्यशैली क्या है, प्रशासनिक कार्यशैली क्या है, उस प्रशासनिक कार्यशैली से कितने लोग संतुष्ट हैं। जो सरकार अपनी योजनाओं का दम भर रही है, उन योजनाओं की पात्रता वाले लोग क्या उसका लाभ ले पा रहे हैं, क्या वो केवल कुछ शुभ चिंतकों तक वो रुक जाती है। समझना यह है सर कि सरकार सारी योजनाओं की दम भर रही है, सरकार ने सारी योजनाओं के लिए बजट आवंटित कर रखा है, लेकिन वो जमीन पे जो जनता है, जमीन पे रहने वाले जो हितग्राही हैं, क्या वो कभी कहते हैं कि मुझे इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। समीक्षा का विषय तो यह है सर कि इंदौर में दूषित जल पीकर, दूषित पानी पीकर कितने लोगों की मौत हो गई, किसी से छुपा नहीं, उसका परिणाम क्या आया। समीक्षा का विषय यह है कि नर्सिंग घोटाले में तमाम जांच हुई, उसका क्या परिणाम आया साहब। अभी इंदौर, जबलपुर में एक नया प्रकरण आया है कि फर्जी की राशि को चपत लगाता है, सरकार की राशि को चपत लगाता है, उसका क्या परिणाम आया। लगता प्रवीण जी की आवाज़ कट रही है।
मैं रमेश जी आपसे समझना चाहूँगा, ठीक है भाजपा का अपना ये तरीका है, वो सत्ता और संगठन में कसावट बनाए रखने के लिए इस तरीके की समीक्षाएं करती रहती है, लेकिन सवाल यही है कि इस समीक्षा के परिणामों से आप और हम या प्रदेश की जनता रूबरू होगी? कैसे पता चलेगा कि कौन से मंत्री का परफॉर्मेंस कैसा है? आपको क्या लगता है कि बीजेपी या सत्ता या संगठन को इस तरीके की रिपोर्ट जारी भी करना चाहिए? जनता को मालूम होना चाहिए कि उनके क्षेत्र का मंत्री, उनके प्रदेश का मंत्री, उनके विभाग का मंत्री का परफॉर्मेंस क्या है। जी रमेश जी। करके चलिए, ये समीक्षा ये सरकार पहली बार नहीं कर रही है जी। हर सरकार करती है। कांग्रेस के समय भी हुआ है, सेठी जी भी करते थे, अर्जुन सिंह जी भी करते थे, बोरा जी भी करते थे, दिग्विजय सिंह जी के समय भी हुई है, और भाजपा के भी लगभग हर सरकार में इस तरह की समीक्षा हुई है। तो ये बात सही है कि इस समीक्षा के परिणाम किसी भी सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं किए, न कांग्रेस ने किए न भाजपा ने किए, लेकिन इस समीक्षा के 2 लाभ हमेशा हुए हैं, हर सरकार में हुए हैं। क्योंकि ये बातचीत जो 1 to 1 बातचीत होती है मंत्री की संगठन के अधिकारी से और मंत्री की मुख्यमंत्री से, ये बातचीत भले ही आधा घंटे की हो, 15 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, ये तो अपनी जगह है, लेकिन इस बातचीत की तैयारी के लिए जो विभागीय बैठकें होती हैं, जिसमें IAS भी बैठते हैं, प्रभारी जो अधिकारी जिलों के अधिकारी हैं वो भी बैठते हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन में एक गतिशीलता तो आती है। योजनाओं का क्रियान्वयन किसी भी सरकार में 100% कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये इस तरह की समीक्षाएं प्रशासन में एक गतिशीलता लाती हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासन तंत्र है, सरकार जो बदलती है वो केवल 30-35 मंत्री बदलते हैं, बाकी सिस्टम जो होता है पटवारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक वो सारा पुराना होता है। तो इस तरह की समीक्षाओं से प्रशासन में गतिशीलता आती है, जागृति भी आती है, और कहीं ना कहीं संगठन में और सरकार में एक समन्वय बैठता है। कई बार ये शिकायतें बहुत आती हैं कि मंत्रियों की अधिकारी कम सुनते हैं, या विधायकों ने अगर कुछ मंत्री को एप्लीकेशन दी है तो वो कहाँ पर पड़ी हुई है। तो मोटे तौर पर इस तरह की समीक्षाओं से वो जो गतिशीलता है, संगठन और सरकार का तालमेल बनता है, तो नीतियों की गतिशीलता आती है, और जनता को लाभ का प्रतिशत तो बढ़ता है। अब दूसरा एक बात आती है कि जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस कमज़ोर रहा उनका भविष्य क्या है। स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस कम होता है वो सारे के सारे तो नहीं हटाए जाते, लेकिन उसमें से 2-3 मंत्रियों पर ज़रूर कुछ ना कुछ आकर के पड़ता है और मंत्रिमंडल से हटाते हैं। अभी जैसे कि जो चर्चाएं आ रही हैं, सत्य क्या है वो तो आगे पता चलेगा। 4-5 मंत्रियों की जो विभागीय समीक्षा है वो थोड़ी सी कमज़ोर पाई गई है। मान करके चलिए कि उसमें से 2-3 मंत्री ज़रूर ड्रॉप हो सकते हैं, या हो सकता है कि उनका जो प्रमोशन होने की संभावना थी, कोई राज्य मंत्री है तो उसको कैबिनेट में जो प्रमोशन मिलता है वो कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है, और जिनकी अच्छा होता है वो कैबिनेट राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनता है। भले ही इसका 50% 40% हमको क्रियान्वयन देखने को मिले, लेकिन आगे आने वाले समय में मंत्रिमंडल के विस्तार में और बैठकों में जो मंत्रियों की जो कहीं ना कहीं जो स्थान बनता है, जो उनका सम्मान बनता है, उसमें हमको ये समझने का अवसर तो मिल जाएगा। जी बिल्कुल रमेश जी। प्रियंका जी, जैसा कि रमेश जी ने भी कहा, तो ये क्या आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार, परिवर्तन, बदलाव की कवायद है? उसी की तैयारी है, उसी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? देखिए, बहुत एक व्यावहारिक उदाहरण कि जब LKG UKG बच्चे का भी स्कोर कार्ड होता है, तो जो जनप्रतिनिधि है उनका भी स्कोर कार्ड होना चाहिए, और उनकी समीक्षा के अनुसार उनको आगे करना, ग्रेडिंग में सुधार करना, उनको आगे की दिशा निर्देश स्पष्ट करना, ये प्रक्रिया है और सभी दूर अप्लाइड होनी चाहिए, सिंपल सा ही बात। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे भाई ने कहा कि प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितनी IAS IPS के जो कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री के अचूक निरीक्षण करके कर रहे हो, चाहे विधायकों या मंत्रियों की निशानदेही पे कर रहे हो, कार्रवाइयां तो सब जगह हो रही है ताकि उनको मुस्तैदी से उनसे कार्य करवाया जा सके। उनका चाहे अभी हम सिंहस्थ की तैयारियां कर रहे हैं, वहां जाकर के आप देख लीजिए, गेहूं उपार्जन की समस्याओं से संबंधित पुष्टिकरण करने की कोशिश की गई, उसको लेकर कर लीजिए। चाहे नामांतरण जैसे जो पटवारियों की समस्याएं आती थी रजिस्ट्री वगैरह के सामने, चाहे उन विषयों को लेकर के कर लीजिए, या अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयासों को लेकर भी कर लीजिए। सरकार सदैव
सकारात्मकता से आगे बढ़ रही है। फिर भी मैं ये कहूंगी कि विपक्ष के नाते अगर आपको भी कमियां दिखती हैं, आप भी अपने जनप्रतिनिधि, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब सरकार बनी थी तो आपको याद होगा विधानसभा से बजट और उसका पूरा प्रारूप मांगा गया था ताकि अलग अलग विधानसभाओं को, विधानसभा क्षेत्रों को बजट अलॉट करके उसके हिसाब से कार्य करवाया जा सके। उसके लिए भी ये भी 60-40 का रेशो रखा गया था कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जब आप विकास कार्य करेंगे तो 60% आपको, 40% आपको लगाना, 60% जो सरकार की तरफ से बीच में निकल के आएगा। तो इस प्रकार से कोशिशें सदैव सरकार कर रही है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलते हैं, लेकिन ये वो लोग नहीं समझ सकते। इनको एक प्रदेश अध्यक्ष ही एक ऐसा व्यक्ति थमाया गया है जो खुद अपनी विधानसभा में अपना मैनेजमेंट नहीं संभाल पाया, तो वो लोग इन सब चीजों की समीक्षा को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि एक हारा हुआ विधायक प्रत्याशी जीते हुए विधायक को जिलाध्यक्ष बनाएगा तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की पारदर्शिता उनके संगठन में हो। तो वो लोग सड़क के मुद्दों को भी नहीं समझ पाते हैं, सदन के मुद्दों को भी नहीं समझ पाते हैं। अब मेरे भाई शायद इस बात से सहमत भी होंगे कि जब भागीरथपुरा का विषय चल रहा था, राहुल गांधी जी का जिस दिन प्रवास था, उस दिन आपने कि फूल सिंह बरैया जी ने किस प्रकार का स्टेटमेंट दे दिया और जो मुद्दा जहां उठना चाहिए था वो तो अलग हो गया। फूल सिंह बरैया जी के पीछे पूरी मीडिया पड़ गई। तो आपकी समझिए, तमिलनाडु में जिस कंपनी ने सब किया, आपने आज तक तमिलनाडु सरकार के ऊपर कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि डीएमके में आप उनके समर्थन में थे और आज उसी डीएमके का साथ छोड़ करके आप लोग टीडीके में साथ में हो गए। लेकिन आपको सिर्फ सत्ता चाहिए थी, चाहे संगठन किसी के साथ भी बनाना चाहे। तो यहाँ पर इस प्रकार की पारदर्शिता नहीं रहती है तो समस्या कहाँ आती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी सदैव संगठन में भी और सत्ता में भी समीक्षा करती आई है, उसके अनुसार ही आगे कार्य करते आई और आगे भी करेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है प्रियंका जी, समीक्षा होनी चाहिए लेकिन समीक्षा के परिणाम भी आना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही एक एसी बस में आग लगी और ये अच्छी बात है कि सारे यात्री कुछ मौतें भी हुई, पर उसमें जो महत्वपूर्ण बात सामने आई कि जो इमरजेंसी गेट है वो बंद था, जबकि आपकी पूरी परिवहन विभाग ने 2 महीने पहले ही इस तरीके का निरीक्षण किया था और बड़े बड़े दावे किए थे। तो यदि समीक्षा हो रही है और उसके परिणाम नहीं आते हैं तो फिर बात अलग है। बहरहाल प्रवीण जी, आप यदि सरकार समीक्षा कर रही है, ठीक है, कसावट तो आएगी ना, इस कसावट से आपको किस बात की चिंता है, क्या परहेज है उससे? नहीं, कसावट से किसी तरह की चिंता नहीं है। प्रदेश की जनता ने जब सरकार को चुना है तो सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि वो लाभान्वित हो और हम लोगों की भी एक जिम्मेवारी है उनके हित की हम आवाज उठाएं। समीक्षा के विषय में केवल ये कहना है कि बंद कमरे में समीक्षा, जिस राज्य का बजट 4,75,000 करोड़ रुपए का हो, और हर विभाग का हजारों करोड़ों का बजट हो, उनकी समीक्षा उनकी महज घंटे 2 घंटे में कैसे संभव है? कैसे रिपोर्ट कार्ड तैयार हो? कांग्रेस पार्टी किसी चीज का विरोध नहीं कर रही है, समीक्षा भी कर रहे हैं तो उसका परिणाम जनता को के सामने भी तो आना चाहिए। किनको दंडित किया गया, किनको पुरस्कृत किया गया, ये सब चीजें यदि जनता के सामने आएंगी तो समीक्षा सार्थक होगी। मेरा नजरिया कांग्रेस पार्टी तो संदेह केवल ये है कि केवल सीटों की अदला बदली समीक्षा तो नहीं है, मंत्रियों की, विभागों की अदला बदली समीक्षा तो नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों की अपने मनपसंद कोई दल होता है कार्य करता है, लेकिन विपक्ष जनता के बीच रह के समस्या को जानता है। आप किसी विद्यालय में जाकर देखिए, आप किसी अस्पताल में जाकर क्या व्यवस्था है, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, मतलब इतने विभाग है, कहीं भी चले जाइए, यदि कसावट समीक्षा की देखी जाएगी, क्या परिवर्तन उनके अंदर लाने की उम्मीद की जा रही है? मुझे लगता है आपके ऑडियो में जी, मेरा विषय केवल यह है कि समीक्षा केवल सीटों की हेराफेरी ना हो। जो लोग पुरस्कृत करने के लायक अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जाए, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग शिकायतों के बाद आपका ऑडियो प्रवीण जी स्पष्ट नहीं, आपका ऑडियो बार बार कट रहा है। मैं रमेश जी आपसे समझना चाहूँगा, 2 बातें हैं। हमने देखा है, अगर समीक्षा, अच्छी बात है समीक्षा हो रही है, आपको ध्यान होगा जब मंत्रियों को हटाया जाता है
चूँकि ये भी चर्चा चल रही है कि कुछ बड़े मंत्री भी हटाए जा सकते हैं, पर ऐसी समीक्षा में जो बार बार कई बार मंत्री रहे हैं उनको हटाना इतना आसान होगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से कई बार संगठन की दृष्टि से अगर देखें तो कई जो प्रभावशाली मंत्री हैं उनको हटाना आसान नहीं है। और अगर किसी को, जो प्रभावशाली मंत्री हैं, जो वरिष्ठतम मंत्री हैं, जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री की कार्यशैली में भी थोड़ी सी कठिनाई आ रही है, उनको अगर यहाँ से हटाया जाएगा तो मान कर के चलिए कि उनको कहीं ना कहीं संगठन में उनका एडजस्टमेंट होगा, उनकी प्रतिभा का या उनकी क्षमताओं का उपयोग वहाँ होगा। लेकिन एक बात मान कर के चलिए कि कहीं ना कहीं इस समीक्षा का प्रभाव हमको आगे आने वाले समय में देखने तो मिलेगा। और एक बात का मैं प्रवीण जी का बिल्कुल समर्थन करूंगा कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट की वो लाइन ऑर्डर पर कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। और मुझे लग रहा है कि समीक्षा के बाद इस दिशा में सरकार सख्ती से कदम बढ़ाएगी, ये हमको देखने को मिलेगा। ये जो समीक्षा हो रही है सुशील जी, मान कर के चलिए ये समीक्षा बहुत साधारण स्तर की नहीं होगी। ये समीक्षा वाकई जिस तरीके से पहले प्रशासनिक स्तर पर तैयार हुआ है ब्यौरा और फिर संगठन के स्तर पर तैयार हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से ये समीक्षा जो है एक प्रभावशाली होगी और कहीं ना कहीं प्रभावशाली परिणाम भी छोड़ेगी। जी प्रियंका जी, जो रमेश जी कह रहे हैं, क्या मंत्रिमंडल विस्तार और जैसा कि वरिष्ठतम मंत्रियों का है, इसकी भी कोई सुगबुगाहट है क्या, या उसी की एक स्क्रिप्ट प्रॉपर है? रमेश जी भाई साहब का अनुभव शायद मेरी उम्र से भी ज्यादा होगा, तो अगर उनके पास तो बातें आती है तो निश्चित तौर पर धरातल ही बातें होंगी। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल कह सकती हूँ कि चाहे संगठन हो चाहे सत्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कर्तव्य परायणता को सर्वोपरि रखा गया है। जो दायित्व उन्हें दिए गए हैं उन्हें सिर्फ कुर्सी पे बैठ के निभाने के लिए नहीं दिए गए, उनको जमीनी स्तर पे क्रियान्वयन करने के लिए ही दिया गया है। तो जो काम की समीक्षा आज नहीं कि प्रधान सेवक के तौर पे प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए, अपने विधानसभा क्षेत्र में करिए, ये साफ कहा जाता है। बूथ स्तर तक की कार्यकर्ता को इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है। नहीं, पर प्रियंका जी जैसा कि आप कह रहे बूथ स्तर पे जाइए, ये सब तो निर्देश पहले से ही हैं, तो क्या इन निर्देशों की अवहेलना भी कर रहे हैं मंत्री? निश्चित, और ये पहली बार नहीं है। अगर मैं बात करूँ मेरे ख्याल से रमेश जी भाई सब इस बात से सहमत होंगे कि जब इस समय 2023 का इलेक्शन हुआ, करीबन 11 से 12 मंत्री जो रहे वो भी अपना विधानसभा से जो चुनाव है वो हार गए। और निश्चित है कि मूल्यांकन करना सभी के लिए आवश्यक है, और यही एक बहुत अच्छाई संगठन और भारतीय जनता पार्टी में रही है। जब अपने कार्य का मूल्यांकन करती है और अगर उनके निर्देशों को जो अवहेलना करते हैं तो इसके परिणाम को भी भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। परंतु संगठन के नाते, सत्ता के नाते हमेशा कसावट लाने का कार्य सरकार ने करती है, संगठन भी करता है और आगे भी करता है। जी प्रवीण जी, आप सीटों की हेरा फेरी की बात कह रहे थे अभी इसके पहले, इस सीटों की हेरा फेरी से क्या आशय है आपका? मेरा कहने का आशय ये है कि जैसे इसके पूर्व में भी कई तरह की कई विभागों में शिकायतें दर्ज हुई है। नगरीय प्रशासन का मामला इंदौर का भी है, अभी नरसिंह घोटाले का मामला जो है विश्वास सारंग जी के समय का भी है, शोरपुर में घूसखोरी का जो मामला है, परिवहन घोटाला, ऐसे कितने घोटाले, अभी जैसे जबलपुर का शिक्षा घोटाला है। सीटों को हेरे फेरी से आशय यह है कि कसावट रखना और कसावट दिखाने में बड़ा अंतर होता है। कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के भीतर की सत्ता और संगठन के समन्वय जो बीच में समन्वय तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, उसको संभालने की तैयारी तो नहीं है। जनता को संदेश दिया जा रहा है कि हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, सरकार के प्रति सरकार के भीतर ही अपनी पार्टी के लोगों के द्वारा कोई विरोध के शोर तो नहीं सुनाई दे रहे हैं, इसलिए उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। संतुष्ट विधायकों को या संतुष्ट मंत्रियों को एक दूसरे को अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में अदला बदली का संदेश तो नहीं किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल, सीट की हेराफेरी का आशय यही है जी। अगर सीट की हेराफेरी नहीं है तो समीक्षा भी हो जाने दीजिए, 2 दिन बाद देखते हैं कितने लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, कितने लोगों को दंडित किया जाता है, ये सब साफ साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत अगर ठीक है 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा समीक्षा के बाद क्या होने वाला है। समीक्षा के नाम पर जनता को ठगा जाने वाला है या समीक्षा के नाम पर अपनी अंदरूनी जो सुखबुगाहट है विरोध की उसको संभालने की कवायद है ये।
बिल्कुल ठीक है, ये क्या सुगबुगाहट है। मैं रमेश जी आपका भी लास्ट कमेंट लूँगा और केवल यही बात मैं समझना चाहता हूँ कि देखिए हर मुख्यमंत्री, अगर हम सारे उसको देखा जाए तो मिनिमम एक मंत्रिमंडल विस्तार तो होता ही है। चूँकि समय भी ऐसा हो रहा है कि 23 जून को इस सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं, तो क्या 2.5 साल के जश्न के बाद क्या मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार पुनर्गठन देखने को मिलेगा या अभी इंतजार और करना पड़ेगा? यह समीक्षा के बाद एक सुधार का मौका भी दिया जाएगा। आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कहते हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है कि समीक्षा के आधार पर कुछ लोगों को सुधार का अवसर तो दिया जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल के जो पुनर्गठन की या हम विस्तार की जो बात करें, मान करके चलिए कि अब ज़्यादा इंतज़ार का समय नहीं होगा और मैं समझता हूँ अब उसका समय आ गया है। और चर्चाओं में कुछ नए नाम भी चर्चाओं में आए हैं, क्योंकि 4 स्थान खाली पड़े हुए हैं। ये भी ऐसी भी चर्चा है, प्रियंका जी बताएंगी कि पूरे 4 नहीं भरे जाएंगे, एक आध जगह उसमें से खाली रखी जाएगी। बहुत संभव है कि 1-2 लोगों को ड्रॉप करके ये संख्या 4-5 नए लोगों की हो जाए, लेकिन 1 या 2 स्थान उसमें से खाली रखे जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि अब मंत्रिमंडल के पुनर्गठन या विस्तार का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा में नहीं जाएगा। जल्दी हमको कुछ ना कुछ इसकी सुगबुगाहट हमको सुनने को मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जी। लेकिन जैसे ही आपने प्रियंका जी का नाम लिया तो उनकी मुस्कुराहट इसलिए भी है क्योंकि नारी वंदन अधिनियम के बाद संभावनाएं ये भी बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी जो है मंत्रिमंडल में सिर्फ 4 महिला मंत्री हैं और यदि फार्मूला लागू होता नारी वंदन अधिनियम वाला प्रतिशत का 33%, तो स्वाभाविक रूप से महिला मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। बहरहाल यह तो सब भविष्य के गर्भ में है कि इस समीक्षा के बाद सुधार का मौका मिलेगा या बदलने का। आज के लिए बस इतना ही। आप कल मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।